चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 281 पलंग तोड़ प्यार। थोड़ी देर में अधीर लंच करने के बाद हॉल में दादी के पास बैठ के उसने बातें करने लगा। दादी उसे इतने दिन से उसका फोन या उसकी खबर नहीं मिली, उसकी वजह पूछती ही, लेकिन अधीर उन्हें इधर उधर की बातों में लगा के कुछ नहीं बताता। दादी के साथ बातें करने के बाद अधीर आराम करने अपने कमरे में चला गया, लेकिन उस वक्त श्रेया कमरे में नहीं थी। अधीर कमरे में आके पहले अपनी मेडिसिन लेता है और जाके बेड पर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। अधीर अपने लैपटॉप में काफी देर तक कुछ देखने के बाद उसकी आंखें भारी होने लगी, क्योंकि उसने जो मेडिसिन ली थी वो एक तरह से स्लीपिंग पिल्स थी, ताकि अधीर टाइम टू टाइम आराम कर सके। आंख भारी होने पर अधीर अपना लैपटॉप बंद करके उसे साइड में रख देता और बेड पर लेटर अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी ही देर में वो नींद के आगोश में चला जाता है। आगे शाम का वक्त। अधीर की नींद शाम के करीब 6 बजे खुली और नींद खुलते ही उसकी नजर सबसे पहले आप पास सो रहे श्रद्धिर पर पड़ी, जो उसे चिपक के सो रहा था। श्रद्धिर को देखते ही अधीर के होठों पर स्माइल आ गई और वो आगे बढ़ के उसके सर पर किस कर लेता है। अधीर के किस करने पर श्रद्धिर थोड़ा कुनमुनाया और धीरे से अपनी आंखें खोल देता है। आंखें खोलते ही उसकी नजर अधीर पर पड़ी, जो इसे स्माइल करते हुए देख रहा था। श्रद्धिर को जागता देख अधीर अपनी जगह पर उठ के बैठ गया और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, उठ गया मैं बच्चा। अधीर के ऐसे बोलने पर श्रद्धिर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देता रहा। थोड़ी देर में अधीर श्रद्धिर को अपनी गोद में लिए नीचे आया, जहां सभी साथ में बैठे हुए थे। अधीर को नीचे आते देख श्रेया अपनी जगह से उठी और उसकी गोद से श्रद्धिर को लेकर बोली, आपकी नींद पूरी हो गई। जिसके जवाब में अधीर प्यार से स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देता। अधीर आगे आके दादी के पास बैठ गया और श्रेया उसके लिए कॉफी ले आई, लेकिन अधीर मना कर देता है। वो ऐसे ही दादी के पास बैठ बातें करने लगा। तब तक रोहन भी ऑफिस से वापस आ गया और अधीर के पास जाके बैठते हुए बोला, क्या भद्या बाहर जाके भाभी माँ को भूल गए क्या, जो उन्हें कॉल नहीं करते थे, या कहीं वहां जाके कोई और? इतना बोल के रोहन शरारत से मुस्कुरा के चुप हो गया। रोहन के ऐसे बोलने पर अधीर उसे घूर के देखता है। वही श्रेया, उसके दिमाग में ये बात एकदम से स्ट्राइक हुई और वो अधीर की तरफ देखने लगी, जो रोहन को घूर रहा था। फालतू कुछ भी मत बोला कर, अब छोटा नहीं है तू, अधीर बोला। अधीर के ऐसे बोलने पर रोहन लेटते हुए अधीर की लेप पर अपना सर रख के मुस्कुरा के बोला, मैं कितना भी बड़ा हो जाओ आपसे तो छोटा ही रहूंगा। रोहन के ऐसे बोलने और अपनी गोद में लेटने पर अधीर उसे अपनी गोद से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से रोहन रोल होके नीचे गिर गया। रोहन नीचे गिर के अपनी कमर पर हाथ रख के करहा उठा, बहुत सही जीजू, ये इसी लायक है, जब देखो तक फालतू की बकवास करता है। अधीर के रोहन को गिराने पर रूही खुश होके बोली। रूही के ऐसे बोलने पर रोहन उसे घूर के देता है, फिर श्रेय की तरफ देख बोला, देख लो भाभी माँ, अपने इस पति को पूरे 1 महीने बाद वापस आए हैं और आते ही मुझे मारने लगे, कहीं आपके साथ भी ऐसा न होने लगे। आखिर बाहर जो रह के आए हैं वो भी अकेले। रोहन को अपनी बीबी को भड़काते देख अधीर कॉन्फिडेंस होके बोला, तू उसकी फिक्र मत कर, मेरी बीबी मुझे जानती है, उसे मालूम है मैं कभी उसे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। नई बीबी? अधीर श्रेया की तरफ देखकर मुस्कुरा के बोला। अधीर के ऐसे पूछने पर श्रेया हल्की से स्माइल करके बस अपना सर हाँ में हिला देती ही। थोड़ी देर ऐसे ही बातचीत करने के बाद सब साथ में डिनर करते हैं और डिनर करने के थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अधीर का कमरा। अधीर इस वक्त बेड पर बैठा बबुक पढ़ रहा था, वही श्रद्धिर अपने क्रिडल में सो रहा था। तभी क्लोसेट का डोर खुला और श्रेया एक नाइट सूट पहने बाहर आई। अधीर जो बुक पढ़ रहा था वो एक नज़र श्रेया को देखता है, लेकिन फिर वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि श्रेया ने इस वक्त एक ब्लैक शॉर्ट नाइट शर्ट पहना था,
जिसमें उसकी गोरे और लंबे पैर साफ साफ दिख रहे थे। उसके बाल इस वक्त रावर बैंड से हल्के से बंधे थे, जिसकी वजह से उसके बालों की कुछ लटें उसके चेहरे को चूम रही थी। श्रेया ड्रेसिंग के पास जाकर एक न्यूड लिपस्टिक उठा के अपने होठों पर लगाती है। वही अधीर उसकी नज़र तो एक टक श्रेया के खुले होठों पर अटक गई थी, जिन्हें देखकर उसे प्यास लगने लगी थी। श्रेया तैयार होके पलट के अधीर की तरफ देखती है, जो एक टक उसे ही देख रहा था। श्रेया अधीर को देखते हुए स्माइल करके अब धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ी और जाके अधीर के पास जाकर बैठ गई और उसके कंधे पर सर रख उसकी बाजू पर अपने दोनों हाथ लिपट लेती है। श्रेया के अपने पास आके बैठने पर अधीर अपना सर झुका के श्रेय को देखता ही, जो उसकी बुक में देख रही थी सोना नहीं है डॉट। अधीर धीरे से बोला, उन्हें। श्रेया उसे लिपटते हुए जवाब देती है। श्रेया के ऐसे बोलने पर अधीर के होठों पर स्माइल आ गई और वो अपने हाथ में पकड़ी बुक को साइड टेबल पर रखते हुए बोला, अच्छा अगर सोना नहीं है तो क्या करना है इतनी रात को डॉट। आपको प्यार। श्रेया अधीर के सीने पर अपनी छीन टिकाते हुए बोली। श्रेया के अचानक छीन टिकाने पर अधीर को अपनी चोट में दर्द हुआ और वो इसका एहसास श्रेय को ना होते उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए बोला, प्यार। ओह, मेरा तो आज तुम्हारे साथ पलंग तोड़ प्यार करने का दिल है। तो आपको रोका किसने है? श्रेया अधीर के सीने पर हाथ रख के उसके करीब जाते हुए बोली। अधीर श्रेया को वापस अपने सीने पर टच करने पर जल्दी से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसकी तरफ झुकने लगा। श्रेया जो अधीर की तरफ बढ़ रही थी, अधीर जो उसकी तरफ झुक रहा था, जिसपे दोनों के होठ आपस में मिल गए। श्रेया और अधीर के होठों आपस में मिलते ही दोनों की आंखें अपने आप बंद हो गई। आखिर इतने दिनों बाद दोनों एक दूसरे के होठों को टेस्ट कर रहे थे। अधीर उसने तो सोचा भी नहीं था कि वो वापस अपनी बीबी के पास आ पाएगा। जिस वक्त उसे गोली लगी थी, उसके सामने श्रेया का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। वही श्रेया, उसे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि अधीर वापस आ गया है। उसे तो अभी तक ये सब सपना लग रहा था। दोनों अपनी अपनी सोच में घूम एक दूसरे की करीबी को महसूस कर रहे थे। अधीर उसके हाथ तो श्रेया के हाथों को छोड़ श्रेय की कमर पर कसने लगे थे। वही श्रेया के हाथ अधीर के चेहरे को अपने हाथों में भरे उसे किस किए जा रहे थे। अधीर और श्रेया एक दूसरे को बहुत सिद्ध से चूम रहे थे। दोनों का प्यार, इंतजार और बेकरार उनकी इस किस में साफ सफा झलक रहा था। करीब 15 मिनट की एक लॉन्ग और डीप किस के बाद अधीर श्रेया के होठों से अपने होठों को दूर करता है और श्रेया के पूरे चेहरे पर चूमना शुरू कर देता, करते हुए उसके फॉरहेड से अपना माथा सटा के गहरी गहरी सांस लेने लगा। आई लव यू बीबी। 11। अधीर का कैम्फेसन सुन के श्रेया भी उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के बोली, आई लव यू टू। श्रेया का जवाब सुन के अधीर के होठों पर स्माइल आ गई और वो उसे धीरे से हग कर लेता है। श्रेया भी अधीर की बैक पर अपने हाथ कस देती है। थोड़ी देर में अधीर श्रेया से अलग हुआ और बेड पर लेटते हुए श्रेया की गोद में अपना सर रख लेट गया और धीरे से बोला, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अधीर की बात सुनके श्रेया बिना कुछ कहे ठीक से ओने पैरों को फोल्ड करके अधीर का सर ठीक से अपनी गोद में रख लेती है और उसके सर को हल्के हल्के अपने हाथों से उसका सर दबाने लगी। वही अधीर श्रेया की गोद में अपना सर रखे अपना एक हाथ उसकी कमर पर लपेट लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये सुकून ना जाने वो कितने दिनों से उस हॉस्पिटल के बेड पर ढूंढ रहा था, लेकिन ये सुकून तो सिर्फ उसे अपनी बीबी की गोद में सर रखने से ही मिलता था। आप मुझे काफी थके थके लग रहे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है? श्रेया अधीर का सर दबाते हुए बोली। वही अधीर अपनी आंखें बंद हम में जवाब देकर बोला, हाँ, बस काम की वजह से स्ट्रेस ज्यादा रहता था, इसलिए सर में दर्द है। अधीर जवाब सुन के श्रेया अब कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसका सर दबाने लगी। थोड़ी देर में श्रेया को अधीर की भारी मगर धीमी सांसों का शोर अपने कानों में पड़ा, जिन्हें सुनके श्रेया समझ गई कि अधीर सो चुका है। अधीर के सोने के बाद श्रेया अधीर के चेहरे की तरफ देखती है, जिसपे थकान साफ साफ झलक रही थी। अधीर के चेहरे को देखने के बाद श्रेया मुस्कुराई और उसे ठीक से बेड पर लेटा के उसके करीब होके लेट गई।
और दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल के अधीर को हग करके अपनी आंखें बंद कर लेट गई। दूसरी तरफ रोहन का रूम। रूही इस वक्त बेड पर बैठी रेहान को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही थी। भले रेहान 9 महीने का हो चुका था, लेकिन वो अब भी रूही का दूध पीता था। रेहान को आज नींद ही नहीं आ रही थी। वो दूध पीते हुए अपने हाथों से रूही का चेहरा छू रहा था। वही रूही स्माइल करते हुए बार बार उसके हाथ को चूम रही थी, जिसपे रेहान स्माइल कर रहा था। उन दोनों माँ बेटे के पास लेटा रोहन दोनों को घूर रहा था, क्योंकि इस वक्त उसे दोनों की तरफ से फुल ऑन इग्नोर मारा जा रहा थी। रोहन अपने हाथ में पकड़े पिलों को अपने दांतों के बीच दबा के बैठा, दोनों को घूरते हुए एकदम से छिड़के रूही से बोला, यार ये कब सोएगा? जिस दिन मेरा तुम्हें प्यार करने का दिल होता है, इसका उस रात जागना बहुत जरूरी होता है। रोहन की बात सुन रूही बोली, अब इसमें मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी इसे कहा है कि बेटा आज तेरे पापा मुझे प्यार करने की फिराक में है, तो तू पूरी रात सोयो मत। वो कुछ भी यार, कुछ भी करो, बस उसे सुलाओ, मुझे नहीं पता। रोहन बेचारी शकल बना के बोला, अब मैं क्या करूं? ये अभी शाम सो के उठा है, मुझे नहीं लगता ये 1-2 बजे से पहले सोएगा। रूही रेहान की तरफ देखकर बोली, जो दोनों की बातें समझने की कोशिश कर रहा था। क्या यार, तुम भी इसे दिन में क्यों सुलाती हो? फिर ये सारी रात जागता है और मेरा मूड खराब करता है। रोहन बोला, अब इसमें मेरी क्या गलती? बच्चा है, दिन में नींद आएगी तो सुलाना तो पड़ेगा, नहीं तो सारा दिन एंड करता रहेगा तुम्हारी तरह। रूही बोली। रूही की बात सुनके रोहन बस उसे घूर के रह गया। वही रूही रेहान को फीड करवाने के बाद उसे अपने कांधे से लगा के उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। साथ ही उसने रूम की लाइट भी बंद कर दी ताकि अंधेरे में वो जल्दी से जाए। वही रोहन जो रूही के पास लेटा हुआ था, रूम की सारी लाइट बैंड होते ही उसके दिमाग के घोड़े रूही के लिए उल्टी दिशा में भागने लगे। वो अंधेरे में जल्दी से खिसक के रूही करीब हो गया और अपना एक हाथ आगर बढ़ा के रूही को यहाँ वहाँ टच करने लगा। रोहन के ऐसे यहाँ वहाँ टच करने से रूही को गुदगुदी हो रही थी और वो अपनी जगह पर मटकने लगी थी। क्या कर रहे हो तुम? दिख नहीं रहा? मैं रेहान को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम हो कि परेशान कर रहे हो? रूही रोहन के हाथ दूर हटाते हुए बोली, यार अब कहा प्रॉब्लम है? तुम ही तो कहती हो रेहान के सामने ऐसी बैसी हरकत ना किया करूँ। अब अंधेरे में उसे कहाँ कुछ दिखेगा कि उसके मम्मा पापा क्या कर रहे हैं? तुम बस इधर आओ। इतना बोलते हुए रोहन रूही को बेड लेटने को बोलता है। रूही, जिसे रोहन के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे, वो बेड पर नहीं लेटती, लेकिन रोहन उसे जैसे तैसे करके बेड पर लेटा लेता है। रूही के बेड पर लेटने के बाद रूही रेहान को अपनी दूसरी तरफ लेटा लेती है। वही रोहन वो तो अंधेरे का पूरा फायदा उठा रहा था। उसके हाथ रूही की बॉडी पर घूमते हुए उसके हर के बॉडी पार्ट को छू रहे थे। वही रूही वो बार बार रोहन के हाथों को हटा रही थी, लेकिन रोहन सुन ही नहीं रहा था। रोहन अपना चेहरा रूही के गले में छुपा के उसके गले पर किस करते हुए उसके हल्के हल्के दांत भी चुभा रहा था। साथ ही अपना चेहरा रब करते हुए अपनी गहरी सांस उसकी गर्दन पर छोड़ रहा था। अंश कुछ पल तक अंधेरे में रूही को टच करता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से रूही के चेहरे पर आ रहे भाव नहीं देख पा रहा था, जिसके चलते वो रूही और खुद को ब्लैकेट कवर करते हुए लाइट्स ऑन कर देता और रूही के चेहरे की तरफ देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए गहरी गहरी सांस ले रही थी। रूही को ऐसे देख रोहन के होठों की स्माइल बड़ी हो गई और वो एकदम से आगे बढ़ के रूही के होठों पर किस करते हुए उसके होठों को अपने दांतों के बीच दबा के एकदम से बाइट कर लेता है। रोहन के अचानक काटने पर रूही अपने सपनों की दुनिया से बाहर आई और अपनी आंखें खोल के रोहन को देखने लगी, जो शरारत से स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। CH 282 I am हगरीना की मुझे भूख लगी है। रोहन अपना चेहरा रूही के गले में छुपा के उसके गले पर किस करते हुए उसके हल्के हल्के दांत भी चुभा रहा था। साथ ही अपना चेहरा रब करते हुए अपनी गहरी सांस उसकी गर्दन पर छोड़ रहा। अंश कुछ पल तक अंधेरे में रूही को टच करता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से रूही के चेहरे पर आ रहे भाव नहीं देख पा रहा था, जिसके चलते वो रूही और खुद को ब्लैंकेट कवर करते हुए लाइट्स ऑन कर देता और रूही के चेहरे की तरफ देखता है,
जो अपनी आंखें बंद किए गहरी गहरी सांस ले रही थी। रूही को ऐसे देख रोहन के होठों की स्माइल बड़ी हो गई और वो एकदम से आगे बढ़ के रूही के होठों पर किस करते हुए उसके होठों को अपने दांतों के बीच दबा के एकदम से बाइट कर लेता है। रोहन के अचानक काटने पर रूही अपने सपनों की दुनिया से बाहर आई और अपनी आंखें खोल के रोहन को देखने लगी, जो शरारत से स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। आगे रोहन के बाइट करने और अपनी तरफ ऐसे स्माइल करते देख रूही उसकी चेस्ट पर घूंसा मारते हुए बोली, क्या है? क्या है? ये सो नहीं रहा और तुम इसे सुलाना नहीं चाहती तो मैं क्या करूं? ऐसे ही अपना दिल बहलाऊंगा। रूही के मारने पर रोहन बोला। रोहन की बात सुन रूही अब उसे घूर के बोली, हाँ नहीं सुला रही। अब क्या कर लोगों तुम ऐसा है मिस्टर कपूर, ये रात को मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करके मेरी बुद्धि खराब मत किया करो। दिन में ये परेशान करता और रात तुम अब बहुत हुआ। मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना है। वाह, तुम्हें रात के 10 बजे कौन सी अपनी मम्मी पापा की याद आ रही है? दुनिया इस टाइम पर अपने लावर को हस्बैंड को याद करती हो और तुम हो जो अपने घर जाने की बात कर रही हो। रोहन बोला, मुझे नहीं मालूम, मुझे बस कल घर जाना है, बस बात खत्म। रूही रोहन की तरफ से करवट लेते हुए बोली। रूही के ऐसे बोलने पर रोहन चुप हो गया, क्योंकि उसे मालूम था उसकी बीबी जब गुस्से में हो उसे प्यार से बात करनी चाहिए, नहीं तो उसका और भी ज्यादा पारा हाई हो जाता है। वो भी अब रूही के पास लेटते हुए उसे पीछे से अपनी बाहों में भर के उसे एकदम चिप गया और उसके गले में धीरे से अपना चेहरा रब करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर मोम डैड की याद आ रही है तो मैं कल तुम्हें छोड़ आऊंगा, बट अभी तो गुस्सा मत हो। रोहन को खुद से चुपकते देख रूही उसे दूर करते हुए बोली, मैं सब समझ रही हूँ, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों को आज रात का तुम्हारा मतलब पूरा होते ही कल सुबह तुम ऑफिस भाग जाओगे और मेरा फोन भी नहीं उठाओगे। यार ऐसे मत कहो, तुम 3 महीने पहले ही तो वहाँ रुकी थी, मैंने उस वक्त कुछ कहा था? रोहन बोला। रोहन की बात सुन रूही उसे घूरत हुए बोली रही थी, और मैं कितने दिन रुकी थी वहाँ? जरा बताना। तुम करीब 5-6 दिन रुकी थी, रोहन सोचते हुए बोला। 5 दिन? झूठे कही कि तुमने मुझे मुश्किल से 1 दिन रहने दिया था, दूसरे दिन तबीयत का बहाना बना के मुझे वापस किसने बुला लिया था? रूही गुस्से में बोली। रूही को और गुस्सा होते देख रोहन बेचारी शकल बना लेता है और एकदम से उसे किसी बच्चे की तरह हग करके बोला, यू नो ना जान, तुम्हारे बगैर में 1 मिनट नहीं रह पाता, एक दिन तो तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल होता है। आप ना रेहान से भी छोटे हैं, वो मेरे बगैर रह जाएगा, लेकिन आप नहीं। रूही बोली। रूही की बात सुन रोहन वैसे ही उसके ऊपर लेटे उसे गले लगाए कुछ पल शांत रहा। थोड़ी देर में रूही को फील हुआ रोहन के हाथ धीरे धीरे उसकी बॉडी पर चलने लगे हैं, साथ ही उसके होठ उसकी गर्दन पर भी हरकत कर रहे हैं। रोहन के होठों को अपने गले पर चलते महसूस करके रूही छोटा सा मुंह बना के बोली, रेहान जाग रहा है, क्या कर रहे हो तुम? उसे कुछ नहीं दिखेगा, हम ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेंगे, बस तुम ज्यादा आवाज मत करना वरना उसका पूरा फोकस हम पर होगा और उसे हम दोनों अनकंफर्टेबल होंगे। रोहन रूही के गले पर किस करते हुए थोड़ा मदहोशी भरी आवाज में बोला। रोहन के होठों रूही के गले को किस करते हुए उसके क्लीवेज पर घूमने शुरू हो गए। रोहन जैसे जैसे नीचे जा रहा था वो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और ब्लैंकेट के अंदर घुस के वो अंदर रूही के कपड़े खोलने लगा। रोहन को कपड़े खोलते देख रूही उसे मना करती है, लेकिन रोहन उसकी एक नहीं सुनता और उसे कपड़ों के साथ अपने कपड़े भी निकाल के बेड के नीचे फेंक देता है। जहां रोहन ब्लैंकेट के अंदर घुसा रूही के हर बॉडी पार्ट को अपने होठों से छू रहा था, वही रूही जो रेहान की तरफ देख रोहन की छुआन की वजह से उसकी बॉडी में हो रही सिरहान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो खुद का कंट्रोल खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसा हुआ तो रेहान जरूर उन दोनों को उस हालत में देख लेगा। यूं सोच के रूही जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा के लाइट बंद कर देती है और रेहान को अपनी तरफ करवट दिला के उसकी आंखें बंद करके उसे थपकी देने लगी ताकि वो सो जाए।
वही रोहन रूही के करवट लेने पर उसके करीब होके लेट गया और बिल्किट से अपना सर बाहर निकाल के वो रूही के शोल्डर और गर्दन पर किस करने लगा। रोहन के हाथ रूही के सीने पर घूमने के साथ साथ उसकी कमर के निचले पार्ट पर भी चल रहे थे, जिसकी वजह से रूही बार बार अपने पैर कोर्स करते हुए रोहन के हाथ को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन उसकी एक नहीं मानता। रोहन के ना माने पर रूही रेहान को अपने सीने से लगा के अपने दिल में उठ रहे अरमानों को शांत करने की कोशिश करने लगी थी। उसे अपने पीछे से अपनी कमर पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ, जिसे महसूस करके रूही अपना सर घुमा के रोहन की तरफ देखती है, लेकिन रूम में अंधेरा होने की वजह से उसे सिर्फ रोहन की गहरी गहरी सांसों का शोर अपने कानों में पड़ रहा था। रोहन डांट दिस रेहान सोने वाला है, थोड़ी देर खुद को कंट्रोल कर लो प्लीज। रूही धीरे से बोली, अब मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, बेबी ईस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। रूही की बात सुन रोहन अपनी भारी आवाज में बोल, बट डॉट इस सस। रूही अभी कुछ बोल पाती तभी अचानक उसके मुंह से सिसकी निकल गई और उसने अपनी आंखें कस के मिच ली। वही रूही के पीछे लेटा रोहन, जो रूही की बॉडी में एंटर हो चुका था, वो अपनी पकड़ रूही पर कसते हुए उसके गले में अपना चेहरा छुपा लेता। बहुत बेकार हो, रूही अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, तुम बहुत। मुझे पता है बेबी मैं बहुत बुरा हूँ। रोहन रूही के गाल पर किस करके अपनी कमर मुब करते हुए बोला। रोहन कमर मुब करने पर रूही भी मुब होने लगी, जिसकी वजह से उसके सीने से चिपक के सो रहा रेहान, जो अभी अभी सोया था, वो कुनमुनाया, जिसे देख रूही रोहन को अपना हाथ उल्टा करके एक घूंसा मारते हुए बोल रही हूँ, ना रेहान सो जाएगा तब करेंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा भी कंट्रोल नहीं है, मैं बता रही हूँ, अगर रेहान जागा ना तू भूल जाना, मैं तुम्हें अपने करीब आने दूंगी। रूही के गुस्सा करने पर रोहन रूही की कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए बेचारी शकल लेकर बोला, लेकिन बेबी अब तो तीर कमान से छूट गया, अब मेरे बस में कुछ नहीं है। मैंने मना किया था अभी नहीं, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो। रोहन की बात सुनके रूही भी छिड़ के बोली, अब जो होना था हो गया ना, अब थोड़ा कॉपरेट करो और प्लीज गुस्सा मत हो। इतना बोलते हुए रोहन वापस रूही के गले के अपना चेहरा छुपा के अब उसे प्यार करने लगा। वही रूही वो भी ज्यादा अब रोहन से बहस किए बगैर उसे उसके मन की करने देती थी। थोड़ी देर में जब रेहान गहरी नींद में चला गया, रोहन उसे क्रिडल में सुला देता है और वापस बेड पर आके रूही के ऊपर टूट पड़ा। रूही तो रोहन की इतना उतलनापन देखकर हंस दी। वही रोहन अब उसे डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो अब अपनी बीबी को अपना पूरा प्यार दे सकता था। रोहन बेड पर वापस आकर रूही के ऊपर गया और कुछ ही देर में उस कमरे में रूही की हल्के हल्के सिसकने और रोहन की भारी सांसों का आवाज उसे कमरे में गूंजने लगी। दूसरी तरफ रॉकी के अपार्टमेंट पे रॉकी का भी हाल कुछ रोहन जैसा था। सौम्या अपने बेटे जय को लेकर बैठी उसे कहानी सुना रही थी। वही रॉकी जो बेड पर हाफ पेंट पहने लेटा अपनी दोनों बाजुओं में उसने एक पिलो को कस रखा था, उसकी नजरें बार बार सौम्या के हिलते होठों पर टिक रही थी, जिन्हें देख देख कर रॉकी का गला रुक रहा था। शेरा अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ा के सौम्या को बुलाता है, जिसपे सौम्या उसकी तरफ देखती है और रॉकी बेचारी शकल बना के उसे अपने करीब आने का इशारा करता है। रॉकी का इशारा समझ सौम्या पलके झपका देती है, ठीक है बस थोड़ी देर, और वापस जय को स्टोरी पढ़ के सुनाने लगी। थोड़ी देर में सौम्या अपने गोद में लेटे जय को देखती है, जो सो चुका था। जय को सोया देख सौम्या खुश होके जैसे है रॉकी की तरफ देखती है, उसके होठों की स्माइल और बड़ी हो जाती है, क्योंकि रॉकी जय के सोने का वेट करते करते कब सो गया सौम्या को पता ही नहीं चला। लेकिन अब जब वो सो गया था, इसलिए उसने रॉकी की नींद खराब करना सही नहीं समझा। सौम्या अब अपने दोनों तरफ सोते अपने पति और बेटे को देख मुस्कुराई और दोनों के बीच में लेट गई। सौम्या लेटने के बाद रॉकी के थोड़ा करीब खिसक गई और उसके सोए हुए चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए रॉकी के शांत और सोते हुए चेहरे गौर से देखने लगी। सौम्या रॉकी के चेहरे को आज पूरे 10 दिन बाद देख रही थी। हालांकि दोनों की बात डेली होती थी, लेकिन एक दूसरे से दूरी हमेशा महसूस होती थी। सौम्या के होठों पर रॉकी को देखते हुए स्माइल आ गई।
और वो धीरे से आगे बढ़ के रोकी के होठों पर एक किस कर लेती है। सौम्या के किस करने पर रोकी के होठों पर सोते वक्त भी स्माइल आ गई और वो नींद में ही सौम्या की कमर को पकड़ उसे खुद से चिपका के उसके गले में अपना चेहरा छुपा लेता है। रोकी के ऐसे करने पर सौम्या को लगा कि रोकी जाग रहा, लेकिन उसकी सोच के उल्टा रोकी गहरी नींद में था। रोकी को सोए देख सौम्या अपना सर न में हिला के रोकी के बालों में हाथ फेर के बोली, बताओ, इतने दिनों बाद घर वापस आए हैं, अपनी बीबी को प्यार करने के बजाय कैसे घोड़े बेच कर सो रहा है मेरा भोला पति। सौम्या रोकी के गालों को खिंच के मुस्कुरा के बोली। थोड़ी देर तक ऐसे ही रोकी को निहारते निहारते सौम्या रोकी की बाहों में सिमट के सो गई। रात के करीब 1 बजे सौम्या जो गहरी नींद में सो रही थी, उसे नींद में फील हो रहा था कि किसी के गर्म होठ उसकी गर्दन से पर चलते हुए उसके गालों को चूम रहे थे। ऐसा फील होने पर सौम्या थोड़ा कुनमुनाई और दूसरी तरफ करवट लेकर वापस सो गई। सौम्या के ऐसे करवट लेकर सोने पर रोकी, जो सौम्या को जगाने की कोशिश कर रहा था, उसके होठों पर स्माइल आ गई। वो वापस सौम्या के ऊपर झुक के उसके करीब होके उसके गाल गर्दन क्लीवेज पर अपने होठों को चलाने लगा, साथ ही वो अपने दांतों को भी हल्के हल्के उसकी बॉडी में चुभा रहा था, जिसकी वजह से सौम्या की बोहें नींद में भी दर्द से आपस में मिल जाती। सौम्या जी काफी देर तक इस चीज को इग्नोर करते हुए सो रही थी। जब काफी देर तक उसके साथ ऐसी हरकत बंद नहीं हुई, वो धीरे से अब अपनी नींद भरी आंखों को हल्के से खोलती है। सौम्या अपनी आध खुली आंखों से सामने देखती है, जहां रोकी उसके ऊपर झुका हुआ था और उसे देखते हुए स्माइल कर रहा था। क्या है, आपको इतनी रात को परेशान क्यों कर रहे हो? सौम्या नींद भरी आवाज में मुंह बना के बोली। आई एम हंग्री बेब। रोकी सौम्या की आंखों में देखते हुए धीरे से बोला। रोकी की बात सुनके सौम्या वॉल वॉच की तरफ देखती है, जिनसे रात की 1 बज रहा था। टाइम देखने के बाद सौम्या रोकी की तरफ देखकर बुरा सा मुंह बना के बोली, रात के 1 बजे आपको कौन सी भूख लगने लगी? और लगी थी तो किचन में जाके कुछ खा लेते, मेरी नींद क्यों खराब की? आई थिंक तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा आई एम हंग्री, ना कि मुझे भूख लगी है। रोकी वापस धीरे से बोला। रोकी की बात सुन सौम्या उसे अजीब नजरों से देखने लगी। तभी अचानक उसे रोकी बात का मतलब समझ आया और वो जल्दी से रोकी के सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कल आपको फुलफिल कर दूंगी। रोकी, जिसका मन सौम्या को आज बिल्कुल छोड़ने का नहीं था, सौम्या के ऐसे धक्का देने पर वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा के उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसके सर के ऊपर बेड में प्रेस करते हुए उसकी तरफ झुककर बोला, बट आई नीड यू डार्लिंग। नो ना रॉक, मुझे नींद आ रही है और अगर जय जाग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये हम दोनों को सोने भी नहीं देगा, वो सब करना तो दूर की बात है। सौम्या बेचारी सकल्पना के बोली। सौम्या की बात सुन रोकी सौम्या के पास सोते जय को एक नजर देखता है और कुछ देर उसे देखने के बाद वो सौम्या के ऊपर से हट गया। रोकी के अपने ऊपर हटने पर सौम्या अभी राहत की सांस ले पाती उसे पहले ही रोकी अचानक आगे बढ़ के सौम्या को बेड से अपनी गोद में उठा लेता है। वही रोकी के अचानक उठाने पर सौम्या डर से जल्दी से उसके गले में अपने हाथ लपेट लेती है और रोकी उसे अपनी गोद में उठा के दूसरे कमरे में ले जाने लगा। CH 283 रोमांस ही रोमांस। रोकी, जिसका मन सौम्या को आज बिल्कुल छोड़ने का नहीं था, सौम्या के ऐसे धक्का देने पर वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा के उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसके सर के ऊपर बेड में प्रेस करते हुए उसकी तरफ झुककर बोला, बट आई नीड यू डार्लिंग। नो ना रॉक, मुझे नींद आ रही है और अगर जय जाग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर ये हम दोनों को सोने भी नहीं देगा, वो सब करना तो दूर की बात है। सौम्या बेचारी सकल्पना के बोली। सौम्या की बात सुन रोकी सौम्या के पास सोते जय को एक नजर देखता है और कुछ देर उसे देखने के बाद वो सौम्या के ऊपर से हट गया। रोकी के अपने ऊपर हटने पर सौम्या अभी राहत की सांस ले पाती उसे पहले ही रोकी अचानक आगे बढ़ के सौम्या को बेड से अपनी गोद में उठा लेता है। वही रोकी के अचानक उठाने पर सौम्या डर से जल्दी से उसके गले में अपने हाथ लपेट लेती है और रोकी उसे अपनी गोद में उठा के दूसरे कमरे में ले जाने लगा। आगे
रोकी सौम्या को गोद में उठा के अपने कमरे से बाहर लाकर दूसरे कमरे में ले गया और उसे ले जाकर सीधा बेड पर बैठा देता है। सौम्या जो अभी नींद में उबासी ले रही थी, रोकी के बेड पर बैठाते ही वो बेड पर गिराते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, अभी थोड़ी देर में सब नींद बिंद भाग जाएगी जान। रोकी रूम का डोर बंद करते हुए अपनी बेस्ट निकालते हुए बोला। रोकी के बेस्ट उतारने पर सौम्या, जो नींद में रोकी की तरफ देख रही थी, अब धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी खुलने लगी, क्योंकि सौम्या को रोकी की बॉडी बहुत ज्यादा पसंद थी। वो जब भई रोकी को अपने करीब आने से मना करती, रोकी हमेशा यही ट्रिक अपनाता। रोकी को बहुत अच्छे से मालूम था कि सौम्या को उसकी बॉडी कितनी पसंद है, जिसके चलते वो हमेशा उसके सामने अपने कपड़े रिमूव करता था। अब भी नींद आ रही है, रोकी उसके करीब आते हुए धीरे से बोला। सौम्या, जिसका ध्यान रोकी की बात पर ना होके उसकी बॉडी पर था, वो अब अपना सर ना में हिला देती है। सौम्या के ना करने पर रोकी मुस्कुरा और ज्योति के करीब आते हुए उसके ऊपर झुकने लगा और आगे बढ़ के ज्योति के होठों पर अपने होठों को रख देता है। रोकी के ऐसे किस करने पर सौम्या उसका ध्यान कहीं और था। रोकी का स्पर्श पाते ही वो अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेती है। वही रोकी सौम्या के ऊपर झुके उकसे होठों को अपने होठों के बीच दबा लेता है और उसे बहुत प्यार से किस करने लगा। रोकी बाहर चाहे जितना भी सख्त और खड़ूस इंसान था, लेकिन सौम्या के लिए वो दुनिया का सबसे प्यारा पति था। वो सौम्या जब भी सौम्या के करीब आता था, वो उसे हमेशा प्यार से ट्रीट किया करता था। रोकी के सामने सौम्या एक छोटी सी बच्ची लगती रही, जो उसके ऊपर अगर लेट जाए तो सौम्या दिखे ही ना। सौम्या को भी रोकी के इस गोस्वर से प्यार हुआ था। रोकी शुरू से उसके साथ प्यार से पेश आता था और रोकी के इस बिहेव को देखते देखते सौम्या को ना जाने कब रोकी पसंद आ गया। वही रोकी का भी ऐसा ही हाल था। उसे सौम्या के पागलपन से प्यार था। उसकी बचकानी हरकतों उसे हमेशा हंसने पर मजबूर कर दिया करती रहीं। रोकी सौम्या के ऊपर झुक के उसे किस करते हुए एक हाथ को आगे बढ़ा के सौम्या की नाइटी की नोट को अपनी एक उंगली में बिंधा लेता है और उसके सुराग को धीरे से खिंच के खोल के उसे सौम्या की बॉडी से अलग कर बेड के नीचे गिरा देता है। स्रिक के निकलने के बाद सौम्या सिर्फ एक छोटी सी मिडी टाइप नाइटी में रोकी के सामने बैठी थी, जिसमें से उसके गोरे पैर रोकी के सामने शो हो रहे थे। रोकी का हाथ सौम्या को किस करते हुए उसके चेहरे से सरक के उसकी गर्दन, इसके क्लीवेज, उसके सीने पेट से घूमते हुए उसके थाइसा पर जाकर रुके। रोकी सौम्या की थाइस को अपने हाथों से बहुत प्यार से सहलाते हुए अब धीरे धीरे उसके ऊपर अपने वजन छोड़ने लगा और उसे पूरा बेड पर लेटा के उसके ऊपर आ गया। रोकी अब सौम्या के ऊपर आके उसे किस करने के साथ साथ उसके गले पर बाइट करने लगा, जिसकी वजह से सौम्या की मधोशी भारी सिसकी निकल रही थी। 11 काफी देर तक सौम्या की बॉडी पर अपने होंठ फिराने के बाद रोकी सौम्या के ऊपर से उठ के खड़ा हुआ और अपनी हाफ पेंट के साथ साथ अपनी बॉक्सर भी निकाल देता है। रोकी के बॉक्सर निकालने पर सौम्या, जो उसकी तरफ देख रही थी, वो शर्म से अपना चेहरा पिलो में छुपा लेती है। वही रोकी, जो सौम्या को देख रहा था, उसको ऐसे शर्माते देख वो मुस्कुराया और बेड पर आते हुए उसके करीब जाके बोला, तुम्हें मेरी बॉडी पसंद है तो ये भी तो मेरा बॉडी पार्ट है, इसे देखकर इतना शर्माती क्यों हो? बस ऐसे ही सौम्या अपना चेहरा पिलो में छुपाए बोली, अच्छा तो फिर एक बार इसकी तरफ देखो फिर बताओ। रोकी शरारत से मुस्कुराते हुए सौम्या की बॉडी से अपनी बॉडी को टच करते हुए बोला। रोकी के बॉडी पार्ट को अपनी थाई से टच होते महसूस करके सौम्या की धड़कन तेज होने लगी। भले दोनों का एक बच्चा था, लेकिन रोकी जब भी सौम्या के करीब आता था उसकी धड़कन वो बढ़ा ही देता था। सौम्या के कुछ रिएक्ट ना करने पर रोकी बार बार कभी उसकी थाई से तो कभी उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ के उसे अपनी बॉडी पार्ट टच करा रहा था। वही बेचारी सौम्या वो बार बार अपना हाथ पीछे खींच रही थी। थोड़ी देर तक सौम्या को तंग करने के बाद रोकी अब आगे बढ़ा के सौम्या के कपड़े खोलने लगा, जिसपे सौम्या उसे रोकते हुए पहले लाइट बंद करने की बोलती है। रोकी को सौम्या की इस बात की आदत थी, क्योंकि सौम्या लाइट ऑन होती थी, वो कभी उसके करीब नहीं आती थी। रोकी भी बिना उसे बहस किए जाके रूम की लाइट बंद कर देता है
और रूम में डिम येलो लाइट ऑन रखता था ताकि दोनों एक दूसरे को देख सके। लाइट बंद करने के बाद रॉकी वापस बेड पर सौम्या के करीना आया और एक एक करके उसके सारे कपड़े निकाल के दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है। रॉकी सौम्या को अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसे होठों को चूमे रहा था। वहीं सौम्या के हाथ भी इस वक्त रॉकी की पीठ और बालों में कसे हुए थे। वो भी रॉकी के होठों को चूमे जा रही थी। काफी देर तक सौम्या के होठों को चूमने के बाद रॉकी उसके होठों से अपने होठों को दूर करके उसकी बॉडी पर अपने होठों को चलाना शुरू करते हुए उसके ऊपर आ गया। रॉकी, जो सौम्या के ऊपर आ चुका था, उसकी हार्ड बॉडी अब सौम्या को अपनी बॉडी से टच होते हुए महसूस हो रही थी। काफी देर तक सौम्या की बॉडी को अपने होठों से तराशने के बाद रॉकी अपना चेहरा सौम्या के चेहरे के करीब लेकर गया और उसकी आंखों में देखते हुए आगे बढ़ने की परमिशन मांगता था, जिसपे सौम्या अपने हाथ उसके कंधों पर कसते हुए धीरे से अपने पलक झपका देती है। सौम्या की परमिशन मिलने पर रॉकी आगे बढ़ के खुद को धीरे से सौम्या में समा लेता है। वही रॉकी के इससे करने पर सौम्या की पकड़ रॉकी के कंधों पर कस जाती है। रॉकी सौम्या के चेहरे को देखता है, जो अपनी आंखें नीचे के लेटी थी। सौम्या के ऐसे लेटे देख रॉकी आगे बढ़ के उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उन्हें चूमना शुरू करते हुए सौम्या को प्यार करने लगा। थोड़ी ही देर में उस कमरे से सौम्या की हल्की हल्की आहें भरने और शिसकने की आवाज सुनाई देने लगी। साथ ही रॉकी की गहरी सांसों का शोर भई उस कमरे में सुनाई दे रहा था। दोनों इस वक्त दुनिया ऐसे ही दूर एक दूसरे में खोए हुए अपने प्यार की सबसे अलग दुनिया में खो चुके थे। वही दूसरी तरफ आहूजा हाउस। राज के कमरे का तो आज सीन ही अलग था। राज के कपड़े पहले ही बेड के नीचे डले हुए थे। वही वो बेड पर नेहा के ऊपर लेटा उसे किस कर रहा था और नेहा भी उसकी किस में उसका साथ दे रही थी। राज, उसने इस वक्त सिर्फ अपना बॉक्सर पहना हुआ था। वहीं उसके हाथ नेहा की बॉडी पर चलते हुए उसके हर पार्ट को छू रहे थे। राज अपने हाथ आगे बढ़ा के नेहा की नाइटी को निकलाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में उसे वो खुल ही नहीं थी। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद राज इरिटेट होकर नेहा की नाइट को साइड से पकड़ता है और इसे एकदम से खिंच के फाड़ते हुए उसकी बॉडी से उसे निकाल के अलग करके नीचे फेंक देता है। वहीं नेहा, जो राज की किस में घूम थी, राज के अचानक अपनी नाइटी फाड़ने पर वो एक तेज धक्का देकर राज को खुद से दूर करके खो की तरफ देखकर गुस्से में बोली, राज, वो द हेल इज दिस? राज, तुमने मेरी नई नाइटी फाड़ दी। नेहा के ऐसे अचानक धक्का देने पर राज नेहा से थोड़ा दूर होके बेड पर गिर गया और उसकी तरफ देखने लगा, जो इसे गुस्से में घूर रही थी। लेकिन राज नेहा के गुस्से को इग्नोर मारते हुए वापस उसके करीब जाते हुए बोला, मैं तुम्हें इसे भी बढ़िया वाली नाइटी दिला दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त मत गुस्सा करो, मैं इतने दिनों बाद वापस आया हूँ। राज अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लाते हुए नेहा की तरफ अपनी आंखें टिमटिमा के बोला। राजा के ऐसे देखने और बेचारी शकल बनाने पर नेहा कुछ पल उसे घूरती है, फिर एकदम से अपने हाथ हवा में उठा के बोली, तुम ऐसी हरकत क्यों करते हैं जिसकी वजह से मुझे तुम पे गुस्सा आए? नेहा के ऐसे बोलने पर और हाथ हवा में फैलाने पर राज खुश हो गया और जल्दी से आगे बढ़ के उसे हग करते हुए बेचारी आवाज में बोला, तुम्हें पता है मैं खुद को तुम्हारे करीब आने के बाद कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए हो जाता है ऐसा। राज की बात सुन नेहा के होठों पार स्माइल आ गई। आखिर उसने भी राज को इतने दिनों में काफी बार मिस किया था। अब उसके आते ही वो उस पे गुस्सा करे ये उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए वो राज से आगे कुछ नहीं बोली। वही राज, जिसने नेहा को हग किया हुआ था, अब उसके हाथ नेहा की पीठ पर चलने शुरू हो गए थे। वो उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए उसकी ब्रा को खोल देता और उसके गले में अपना चेहरा छुपाते हुए उसके गले पर अपने होठ चलाने लगा। नेहा भी अपनी गर्दन दूसरी तरफ झुका के राज की बैक पर अपने हाथ फेरते हुए उसकी किस को फिल करने लगी। राज नेहा के गले पर किस करते हुए अपने एक हाथ की मदद से उसकी ऊपर के कपड़े निकाल के बेड के नीचे गिरा देता है और अपने होठों का रुख वो नेहा की गर्दन नीचे की तरफ बढ़ा देता है। उसके होठ नेहा की गर्दन होते हुए उसकी कॉलर बोन, उसके क्लीवेज
और उसके सीने चलते हुए उसके पेट पर झुक के वेट किस करने लगा। जहां उसके होठ नेहा के पेट पर चल रहे थे, वहीं उसके हाथ नेहा के सीने पर घुमाते हुए करते कर रहे थे। नेहा बस अपनी आंखें मीचे राज की हर एक हरकत को महसूस कर रही थी। तभी राज एकदम से उसे पीछे की तरफ धक्का देकर बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आते हुए उसकी बॉडी पर अपने होठों को फिराने लगा। नेहा बेड पर गिरने के बाद अपने हाथों को राज के बालों में फिराने लगी। वही राज नेहा के पेट पर किस करते हुए और नीचे की तरफ बढ़ा और उसकी थाइस पर अपने होठों को फिराते हुए वो नेहा के बचे हुए कपड़े निकाल के एक बार उसे देखता है और खुद भी अपने बचे कपड़े निकाल के दोनों के ऊपर ब्लैकेट डाल लेता है। राज नेहा की बॉडी पर अपने होठों को रख देता है और उसके ऐसा करते ही नेहा की बॉडी में गुदगुदी सी होने लगी और वो इधर उधर हिलने लगी, लेकिन राज उस पे ध्यान न देते हुए अपने में लगा रहा। वो काफी देर तक नेहा को चूमने के बाद उसके होठों के करीब आया और उसके होठों पर अपने होठों को राज एकदम से नेहा में समा गया। राज के अचानक ऐसे करने पर नेहा की दर्द से निकल गई। वो अपनी आंखें कस के मिच लेती है, साथ ही उसके नाखून राज के शोल्डर में धंस गए। नेहा का ऐसा रिएक्शन देख राज कुछ पल के लिए कोई मूवमेंट नहीं करता, लेकिन जब उसे फील हुआ कि नेहा थोड़ी रिलैक्स हो चुकी है, वो अब उसके होठों को चूमते हुए धीरे धीरे उसे प्यार करने लगा। राज, जो हमेशा शुरू में नेहा के साथ बहुत जेंटल और प्यार पेश आता था, बढ़ते टाइम के साथ वो नेहा की हालत खराब करने पर उतर आता। वो बढ़ते टाइम के साथ वाइल्ड होता चला जाता और नेहा की सुने बगैर अपने मन की करता। वहीं नेहा, उसे राज की इस आदत का मालूम था। वो पहले उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब राज नहीं मानता वो उसे कुछ कहे बगैर उसे उसकी करने देती है। नेहा और राज प्यार के समंदर में गोते तो मार रहे थे, लेकिन बढ़ते टाइम के साथ नेहा के लिए वो गोते भारी पड़ने लगते और उसकी शिस्कियों का शोर और राजा की तेज चलती सांसों का शोर उस कमरे के चार दीवारी के अंदर गूंजता रहता है। इसके आगे बालिया हाउस में ध्रुव का कमरा। जानवी इस वक्त एक सेक्सी सी ब्लैक नाइट पहने बेड पर अपने दोनों हाथ बंधे गुस्से में बैठी ध्रुव को घूर रही थी, जो रूम में सामने डले सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। तो हुआ कुछ यूं था कि आज जानवी का ध्रुव को ढेर सारा प्यार करने का दिल था, इसलिए जब उसे पता चला कि ध्रुव आज वापस आ रहा है, तो उसने दोनों की आज की रात को स्पेशल बनाने के लिए रूम को थोड़ा डेकोरेट किया था, जस्ट लाइक कैंडल और फूलों से। उसने आज स्पेशली ध्रुव के लिए एक बहुत ही छोटी और ट्रांसपेरेंट ब्लैक नाइटी पहनी थी, जो अंदर क्या है उसे छुपाने की बजाय दिखा ज्यादा रही थी। लेकिन CH 284 मिसेस बालिया के इरादे ठीक नहीं हैं। ध्रुव का कमरा। तो हुआ कुछ यूं था कि आज जानवी का ध्रुव को ढेर सारा प्यार करने का दिल था, इसलिए जब उसे पता चला कि ध्रुव आज वापस आ रहा है, तो उसने दोनों की आज की रात को स्पेशल बनाने के लिए रूम को थोड़ा डेकोरेट किया था, जस्ट लाइक कैंडल और फूलों से। जानवी इस वक्त एक सेक्सी सी ब्लैक नाइट पहने बेड पर अपने दोनों हाथ बंधे गुस्से में बैठी ध्रुव को घूर रही थी, जो रूम में सामने डले सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। तो हुआ कुछ यूं था कि आज जानवी का ध्रुव को ढेर सारा प्यार करने का दिल था, इसलिए जब उसे पता चला कि ध्रुव आज वापस आ रहा है, तो उसने दोनों की आज की रात को स्पेशल बनाने के लिए रूम को थोड़ा डेकोरेट किया था, जस्ट लाइक कैंडल और फूलों से। उसने आज स्पेशली ध्रुव के लिए एक बहुत ही छोटी और ट्रांसपेरेंट ब्लैक नाइटी पहनी थी, जो अंदर क्या है उसे छुपाने की बजाय दिखा ज्यादा रही थी। लेकिन आगे जानवी ध्रुव के कमरे में आने से पहले क्लोजेट में तैयार होने चली गई। जब वो बाहर आई तब ध्रुव बेड पर बैठा उसके आने का ही वेट कर रहा था। जानवी को कमरे में आया देख ध्रुव उसकी तरफ स्माइल करते हुए एक नजर रूम को देखकर जानवी को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए बोला, लगता है आज मिसेस बालिया के इरादे ठीक नहीं हैं। ध्रुव की बात सुन जानवी अपने होठों पर एक प्यारी सी स्माइल लाते हुए बहुत ही साइडेक्टिव वे में चल के ध्रुव के पास आते हुए उसकी लेप पर बैठ गई और खुद का बैलेंस बनाने के लिए वो उसके गले में अपने हाथ का हार डाल के बोली, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है मिस्टर बाली।
जानवी की बात सुन और उसके अपनी लेप पर बैठने पर ध्रुव अपना एक हाथ उसकी कमर पर कसते हुए मुस्कुरा के बोला, बहुत बोल्ड हो रही हो। क्या बात है, इतने दिनों की दूरी बर्दाश्त नहीं हुई? जी आपको मालूम है, आपसे एक दिन की दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं, फिर आप तो पूरे 15 दिन बाद घर वापस आए हो। अब बताइए, इतनी रातों का हिसाब कैसा पूरा करोगे आप? ये सब बोलते हुए जानवी अपने होठों को ध्रुव के होठों के करीब ले जाते हुए उन्हें चुभा के बोली। जानवी के होठों को खुद के होठों से टच होने पर ध्रुव के होठों की स्माइल और बड़ी हो गई और वो ज्योति की कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी कसते हुए उसे खुद से सटा की मधोशी में बोला, उसकी फिर का तुम मत करो, मैं बिजनेस में हूँ, हिसाब हमसा क्लियर रखाता हूँ। ये सब बोलते हुए ध्रुव भी अपनी गर्दन थोड़ी उठाते हुए जानवी के होठों को छू लेता है। ध्रुव के ऐसे करने पर जानवी मुस्कुराई और थोड़ा उसकी तरफ टर्न होते हुए अपने हाथ सरकाते हुए ध्रुव के शोल्डर्स पर टीका देती है और उसकी तरफ झुक के उसके होठों की तरफ बढ़ने लगी। जानवी को अपनी तरफ बढ़ते देख ध्रुव भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों अभी एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि ध्रुव की जेब में रखा फोन दोनों को बीच में आने के लिए जोर से बजना शुरू हो गया। अचानक फोन बजने की वजह से ध्रुव झट से अपनी आंखें खोल के जानवी की तरफ देखता है, जो आगे बढ़ते हुए उसे किस करने वाली थी। उसे आगे बढ़ते देख ध्रुव उसे रोक देता, जिसपे जानवी मुंह बनती है, लेकिन ध्रुव बस 2 मिनट बात करने की बोलता है। 2 मिनट बात करने बाद ध्रुव अपना फोन बेड पर फेंक कर स्माइल करते हुए जानवी को डन बोलता है। ध्रुव की बात सुनके जानवी वापस खुश हो गई और इस बार वो ध्रुव को बेड पर धक्का देकर गिरा देती है और खुद उसके ऊपर आकर लेट गई। जानवी के ऐसे करने पर ध्रुव मुस्कुरा रहा था, वहीं जानवी अब अपने हाथों को वापस ध्रुव के शोल्डर पर रख के स्माइल करते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगी। जानवी को वापस अपने होठों की तरफ बढ़ते देख ध्रुव अपनी आंखें बंद करके उसके किस का वेट करने लगा। जानवी के होठों आगे बढ़ के जैसे ही ध्रुव के होठों को छूने को हुए कि तभी ध्रुव का फोन एक बार फिर बजने लगा, जिसकी आवाज सुनके ध्रुव अपना सर घुमा के फोन की तरफ देखने लगा, जिसकी वजह से जानवी के होठ जो ध्रुव के होठों को चूमने वाले थे वो उसके गाल को चूम लेते हैं। वही ध्रुव अपना हाथ आगे बढ़ा के अपन फोन को उठा के कान से लगाता है और सामने वाले की बात सुन के वो जानवी को अपने ऊपर से हटा के बेड से उठ के सीधा खड़ा हो गया और जानवी से बिना कुछ कहे क्लोसेट में चला गया। ध्रुव के ऐसे बिना कुछ कहे जाने पर जानवी तो अपनी आंखें और मुंह फाड़ उसे देखती रह गई। फिर ज्यादा न सोचते हुए उसने सोचा ध्रुव चेंज करने गया होगा, इसलिए वो बेड पर बैठ गई। करीब 10 मिनट बाद ध्रुव क्लोसेट से बाहर आया। क्लोसेट का डोर ओपन होते ही जानवी खुश होके डोर की तरफ देखती और उधर देखते ही उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि सामने ध्रुव ने इस वक्त फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, जो उसका ऑफिस ड्रेसअप था। आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? जानवी ध्रुव को कमरे में आते देखकर बोली, 11। कहीं नहीं, यहीं हूँ। ध्रुव कमरे में आके अपने ऑफिस बैग से अपना लैपटॉप निकालते हुए बोला, तो आपने ऑफिस के कपड़े क्यों पहने हैं? जानवी वापस बोली, मेरी अभी एक ऑनलाइन बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए पहने हैं। तुम सो जाओ, मेरे लिए जाओगी तो पूरी रात जागना पड़ जाए। ध्रुव रूम में डले सोफे पर बैठते हुए लैपटॉप ऑन करके बोला, लेकिन जानवी अभी कुछ बोल पाती कि उसे पहले ही ध्रुव अपने कानों में ब्लूटूथ लगा लेता है। उन्हें लगाते देख जानवी कुछ नहीं बोल पाई। वही ध्रुव अब अपनी मीटिंग में बिजी हो गया और जानवी उसे गुस्से में घूरने लगी। जानवी जिसने आज रात के लिए ना जाने क्या क्या प्लान किया था कि वो आज रात अपने पति के साथ प्यार भरी बातें करूंगी, प्यार करूंगी, लेकिन इसके उल्टा उसका पति रात के 11 बजे उसके साथ प्यार के पल जीने के बजाय अपनी मीटिंग में बिजी हो गया, वो भी उसके सामने उसे प्यार किए बगैर। जानवी काफी देर तक ध्रुव को घूरने के बाद गुस्से में बेड से एक पिलो उठा के सिद्ध ध्रुव में दे मारती है। वही ध्रुव जो मीटिंग में बिजी था, अचानक एक पिलो उड़ के उसके चेहरे पर आके लगा, जो उसकी ऑनलाइन हो रही मीटिंग पर अटैच सभी लोगों ने देखा। एक
वही ध्रुव जिसका नेचर बाहर सभी जानते थे कि वो बहुत गुस्से वाला है, उसमें पिलो पड़ते देख उसके साथ मीटिंग अटेंड कर रहे 8 लोगों की तो बोलती बंद हो गई। वो सब ध्रुव की तरफ देखने लगे, जो अपनी आंखें बंद करके बैठा था। उन लोगों ने सोच लिया था आज उनका बॉस अपनी बीबी को बहुत डांटने वाले हैं, लेकिन इसके उल्टा ध्रुव अपनी आंखें खोल के वापस मीटिंग अटेंड करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ध्रुव को गुस्सा करते क्या उसे गुस्सा आते न देख स्क्रीन पर हर एक इंसान को झटका लगा, क्योंकि ध्रुव बहुत गुस्से वाली पर्सनैलिटी वाला इंसान था। उसके लिए एक गलती और वो ईशान ऑफिस के बाहर फिर यहाँ तो उसके मुंह में पिलो पड़ा, लेकिन फिर भी वो शांत रहा। अगर सबने मेरे बारे में उल्टा सीधा सोच लिया हो तो मीटिंग कंटिन्यू करे। सबको चुप बैठे देख ध्रुव एकदम से बोला। उसकी आवाज सुन के सब अपना सर हिला देते हैं। वही बेड पर बैठी जानवी खुद को इस तरह इग्नोर होते देख उसका पारा वापस हाई हो गया। इस बार वो बेड से उठ के गुस्से में ध्रुव को घूरते हुए क्लोसेट की तरफ बढ़ गई। ध्रुव जो अपनी निगाहें टेढ़ी करके उसे ही देख रहा था, तभी जानवी क्लोजेट में जाके अपनी पूरी दम से उसके डोर को पटक के बंद करती है, जिसकी आवाज से ध्रुव वापस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही लैपटॉप पे मीटिंग अटेंड कर रहे सभी लोग एक बार फिर ध्रुव को देखने लगे। सभी इतना तो समझ गए थे कि उन लोगों ने मीटिंग गलत टाइम पर रखवा दी, जिसकी वजह से उनकी लेडी बॉस काफी गुस्सा है। आखिर भाई हो भी क्यों ना ध्रुव मैरिड था, और रात के वक्त किसी मैरिड आदमी को मीटिंग में बुलाओगे तो उसकी बीबी गुस्सा नहीं होगी तो क्या उसकी आरती उतारेगी। एवरीथिंग इज ओके। ध्रुव के आंखें मीचने पर एक लड़का बोला। उस लकड़ के पूछने पर ध्रुव अपना सर हाँ में हिला के मीटिंग आगे बढ़ाने को बोलता है। वही करीब 10 मिनट बाद क्लोजेट का डोर वापस खुला और जानवी गुस्से में बाहर आकर एक बार फिर डोर को दम से बंद करती है। जानवी के ऐसे करने पर ध्रुव उसकी तरफ देखता है, जो अब एक लूज लोवर पहने और टी शर्ट पहन के क्लोसेट से बाहर आके उसे एक नजर गुस्से में घूर के बेड की तरफ बढ़ गई। ध्रुव भी उसे बिना कुछ कहे मीटिंग अटेंड करने लगा। तभी जानवी बेड पर लेटकर कमरे की सारी लाइट बंद कर देती है। लाइट बंद होते ही ध्रुव के कैमरे में अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से कोई उसे देख ही नहीं पा रहा था। जानवी ये क्या है, तुम्हें दिख रहा है मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, तुमने फिर भी लाइट बंद कर। ध्रुव जानवी से बोला, तो मैं क्या करूँ? जिसे मीटिंग अटेंड करनी है वो कमरे के बाहर चला जाए, मुझे नींद आ रही है। ध्रुव की बात सुनके जानवी की गुस्से भारी आवाज ध्रुव के साथ साथ उसके लैपटॉप पर जुड़े 8 लोगों ने भी सुनी, और अपने गुस्सैल बॉस को उसकी बीबी से डांट खाते देखकर सभी को हंसी आने लगी। वही जानवी के ऐसे बोलने पर ध्रुव एक नज़र अपने लैपटॉप को देखता है, फिर माइक को म्यूट करके जानवी से बहस किए बगैर लैपटॉप को उठा के अपने स्टडी रूम में चला गया। वही ध्रुव के ऐसे जाने पर जानवी जो गुस्से में लेटी थी, उसके ऐसे उठ के जाने पर वो बेड पर पैर पटके रह गई और गुस्से में खुद से बोली, अब आना आप मेरे करीब तब बताऊंगी मैं आपको बड़े आए मीटिंग अटेंड करने वाले। इतना बोल के जानवी खुद को सर से लेकर पांव तक बबलंकेट ढक के सो गई। दूसरी तरफ अंश के कमरे में ज्योति इस वक्त कमरे में बेड पर लेटी आहान को थपकी देकर सुला रही थी, साथ ही उसे भी नींद आ रही थी। लेकिन अंश जो अपने स्टडी रूम में बैठ के पता नहीं कौन सा ऑफिस का जरूरी काम निपटा रहा था, जिसके चलते ज्योति जाग रही थी। इन्हें भी पता नहीं रात को कौन सा ऑफिस का काम जितना जरूरी है, सुबह तो जैसे होगी ही नहीं। ज्योति खुद से बोली। काफी देर तक ज्योति अंश का वेट करती है, लेकिन ना जाने कब ज्योति की आंखें अंश का इंतजार करते करते लग गई। वही स्टडी रूम में अंश अपनी फाइल रीड कर रहा था। फाइल रीड करने के बाद वो उसे अपने ऑफिस में बैग में रखने लगा। तभी उसकी नजर बैग में रखी एक किताब पर पड़ी, जिसे देखकर उसे रोहन की याद आई, जिसने उसे ये किताब देते वक्त कहा था कि इसे अगर वो पढ़ेगा तो उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अंश उस बुक को निकाल के उसका प्लंट पेज देखता है, जिसपे एक सेक्सी सी लड़की की पिक बनी थी, जिसके बड़े बड़े लिप्स थे और वो झुक के पोज मार रही थी। अंश उसे पिक को देखने के बाद उस बुक की हेडलाइन पढ़ता है, ऐसे के लिए लड़की को कैसे मनाए 101 तरीके। उस हेडलाइन को पढ़ते ही अंश की तो एक बो उठ गई और वो उस बुक को उलट पुलट करके देखते हुए खुद में बोला, जब ही मैं सोचूं
ये रोहन का बच्चा रूही से हेमसा मार क्यों खाता रहता है। अब समझ आ रहा है उसकी हड़कते रूही के साथ कैसी होगी बेचारी रूही, क्या नमूना पति मिला है उसे। अंश उस बुक को देखते हुए एक बार उसे पढ़ने की सोचता है। वो बुक खोल के उसे पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे वो बुक के लाइंस पढ़ रहा था, अंश तो पलके झपकाना ही भूल गया। उसने कभी सोचा नहीं था रोहन उसे इतनी डर्टी बुक गिफ्ट देगा फॉर हिज लाइफ। अंश उसे तो उस बुक का पहला पैराग्राफ भी पढ़ा नहीं गया और वो जल्दी से बुक बंद करके बोला, अगर ये रोहन का बच्चा इस वक्त मेरे सामने होता तो मैं इसका मुंह जरूर तोड़ देता। ये क्या देकर गया है साला, इस पढ़ के मेरे क्या 19 के किसी बुढ़े तक के अरमान जाग जाए। इतना बोलते हुए अंश उस बुक को अपने बैग में वापस रख देता है ताकि वो कल रोहन को उसकी बुक वापस दे दे। अंश थोड़ी देर में उस बुक की गंदी बातों को अपने दिमाग से निकलाने के बाद रूम में आया और रूम में आके वो अपना ऑफिस बैग टेबल पर रख देता है और खुद बाथरूम में जाके वापस आया और बेड के पास आकर उस पे एक दूसरे से लिपट के सो रहे माँ बेटे को देखता है। उन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे सोते देख अंश के होठों पर स्माइल आ गई। वो कुछ पल यूं ही बेड के पास खड़ा होके ज्योति और आहान को देखता है। फिर कुछ सोचते हुए वो जल्दी से अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाल के उसमें कैमरा ऑन करके ज्योति और आहान की एक साथ सोते हुए फोटो खींचने लगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे सोते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। अंश दोनों के फोटो खींचने के बाद पता नहीं क्यों लेकिन अंश एक फोटो सुकून से सोती ज्योति के चेहरे का भी खींच लेता है। अंश पीछे होके फोटोज को देखने लगा और मुस्कुरा रहा था। आखिर ने उसकी नजरें ज्योति के फोटो पर अटक गई। ज्योति के फोटो को कुछ पल देखने के बाद अंश एकदम से मुस्कुरा दिया और अपना फोन हल्के से अपने सर से टेप करके फोन साइड टेबल पर रख देता है और अपनी जगह पर लेट जाता है। अंश अपनी जगह पर लेटने के बाद आहान और ज्योति की तरफ अपना चेहरा कर लेता है और दोनों को देखते हुए धीरे से आगे बढ़ के दोनों को अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। दोनों को अपनी बाहों में लेने के बाद अंश ज्योति के सोते हुए क्यूट और मासूम चेहरे को देखने लगा और कुछ ही पल में उसके होठों पर ज्योति के देखते हुए प्यारी सी स्माइल आ गई। CH 285 सुबह सुबह एम्बेसर होना पड़ा। उन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे सोते देख अंश के होठों पर स्माइल आ गई। वो कुछ पल यूं ही बेड के पास खड़ा होके ज्योति और आहान को देखता है। फिर कुछ सोचते हुए वो जल्दी से अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाल के उसमें कैमरा ऑन करके ज्योति और आहान की एक साथ सोते हुए फोटो खींचने लगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे सोते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। आखिर ने उसकी नजरें ज्योति के फोटो पर अटक गई। ज्योति के फोटो को कुछ पल देखने के बाद अंश एकदम से मुस्कुरा दिया और अपना फोन हल्के से अपने सर से टेप करके फोन साइड टेबल पर रख देता है और अपनी जगह पर लेट जाता है। अंश अपनी जगह पर लेटने के बाद आहान और ज्योति की तरफ अपना चेहरा कर लेता है और दोनों को देखते हुए धीरे से आगे बढ़ के दोनों को अपनी बाहों के घेरे में ले लेता है। दोनों को अपनी बाहों में लेने के बाद अंश ज्योति के सोते हुए क्यूट और मासूम चेहरे को देखने लगा और कुछ ही पल में उसके होठों पर ज्योति के देखते हुए प्यारी सी स्माइल आ गई। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग अंश इस वक्त बाथरूम में टोबल पहने डोर के पास खड़ा था, अपनी उधेड़ बुन में लगा हुआ था। ज्योति मेरे कपड़े निकल देना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। खुद से बोला, नहीं नहीं ये तो बहुत आराम से हो जाएगा, जैसे मैं उसे डेली बात करता हूँ वैसे ही बोलूंगा। हाँ सुनो, मेरे ऑफिस के कपड़े निकल दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अंश वापस बोला, नहीं यार ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं उसे ऑर्डर दे रहा हूँ। अंश वापस मना करते हुए बोला। थोड़ी देर तक ऐसे ही अपनी उधेड़ बुन में उलझे रहने के बाद अंश हिम्मत करके बाथरूम से बाहर आया और वो जैसे ही बाथरूम से बाहर आया सामने देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने ज्योति खड़ी थी और उसके हाथों में रोहन की दी हुई बुक थी, जिसका फ्रंट पेज पढ़ के ज्योति तो सुन सी खड़ी उस बुक को देखती रह गई। हुआ कुछ यूं था कि ज्योति रूम से बाहर जा रही थी, तभी उसका हाथ अंश के ऑफिस बैग से लग गया और वो नीचे गया और ठीक से बंद न होने की वजह से अंश के बैग में रखा सामान नीचे गिर गया। उसी को उठाते वक्त ज्योति के हाथ बुक लग गई। ज्योति के हाथों में बुक देख अंश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और वो जल्दी से भगाते हुए अपने टोबल को संभाल के जल्दी से
ज्योति के करीब आके उसके सामने खड़ा हो गया और हकला के बोला, वो ये बुक नहीं, मेरी वो ये रोह। इतना बोलते हुए अंश जल्दी से ज्योति के हाथों से बुक को छीन के अपनी पीछे छुपा लेता है और ज्योति के चेहरे की तरफ देखता है, जो एक नज़र उसे देखकर अपना सर झुका के लेती है। वो ये बुक, वो मुझे लगता है मम्मी जी बुला रही होंगी। इतना बोल के ज्योति बिना अंश की तरफ देखे और उसकी बात सुने तेजी से उसके बराल से निकल गई। वही अंश बेचारा उसे रोकने के लिए आवाज देता, लेकिन उसके पास अब कुछ बोलने को शब्द नहीं थी। ज्योति के जाने के बाद अंश अपने हाथ में पकड़ी बुक को अपने सर पे दे मारता है, फिर खुद से बोला, पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। इतना सोच के अंश अपने चेहरे पर 12 बजा के तैयार होने चला गया। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर आज डाइनिंग टेबल पर पहली बार इतनी शांति छाई हुई थी कि डाइनिंग टेबल पर सिर्फ चंभाओं को शोर सुनाई दे रहा था। जहां जानवी ज्योति एक तरफ बैठी थी, वही अंश और ध्रुव के साथ चारों को ऐसे बैठे देख सुजाता जी तो थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अंश कभी भी इतना चुप नहीं रहता था। अंश और ध्रुव जिनकी नजरें बार बार अपनी बीबियों पर जा रही थी, जो चुपचाप अपना सर झुका के अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, उन्होंने एक बार भी ध्रुव और अंश की तरफ नहीं देखा। चारों को ऐसे चुप देख सुजाता जी इतना तो समझ गई कि चारों के बीच कुछ न कुछ तो हुआ है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं बोलती और अपना ब्रेकफास्ट करके टेबल से उठ के चली गई। सुजाता जी के जाने के बाद जानवी और ज्योति भी चली गई। सभी के जाने के बाद अंश ध्रुव की तरफ देखकर बोला, भाई आपका भाभी से झगड़ा हुआ है क्या? अंश के ऐसे पूछने पर ध्रुव की तरफ देखकर बस अपना सर हाँ में हिला के बोला, तेरा भी झगड़ा हुआ है क्या? ध्रुव के पूछने पर अंश मना करते हुए बोला, नहीं भाई झगड़ा नहीं हुआ। वो इतना बोल के अंश मैगजीन वाली बात ध्रुव को बताता है, जिसपे ध्रुव उसे घूर के बोला, तू पागल है, ऐसी मैगजीन बैग में कौन रखता है, तू उसे कहीं छुपा के नहीं रख सकता था। अब मुझे थोड़ी पता था भाई की ज्योति को वो मैगजीन मिल जाएगी। सुबह सुबह उसके सामने एम्बेरस होना पड़ गया मुझे। अंश छोटा सा मुंह बना के बोला, वैसे मेरी छोड़ो, आप अपनी बताओ, आपका भाभी से झगड़ा किस बात पर हो गया? अंश ध्रुव से बोला, वो कल रात। इतना बोल के ध्रुव एकदम से चुप हो गया, फिर अंश की तरफ देखकर उसे आंख दिखा के बोला, तुझे मेंसर्श नहीं है, अपने भाई और भाभी के झगड़े के वजह पूछ रहे हैं, यही सब सिखाया है हमने तुझे कि तू किसी कपल से उसकी झगड़े की वजह पूछ। ध्रुव इतना बोल के अंश को सुनाकर उठ के चला गया। बेचारा अंश वो तो अपना मुंह आंखें फाड़े अपने भाई को जाते देखता रह गया, मतलब उसे उसकी सारी बात जनाने के बाद अपनी बारी पर उसे सुना के चला गया। अंश अपना सर न में हिला के उठ के ऑफिस के लिए चल दिया। आज का दिन सभी का ऐसे ही निकला। इस बीच हमारी सभी लड़कियां में आज डिसाइड हुआ कि वो सब आज शॉपिंग पर चलेंगी और बाहर ही डिनर करके घर वापस आएगी। जानवी प्लान बने के बाद ज्योति को इसके बारे में बताती है, लेकिन ज्योति मना कर देती है, क्योंकि उसे मालूम था सभी महंगे महंगे मॉल्स में जाएंगी, लेकिन उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं। हालांकि वो अंश से पैसे मांग सकती थी, लेकिन दोनों के बीच अभी तक ऐसा रिश्ता बना ही नहीं था जिसमें ज्योति हक से अंश से पैसे मान पाती। वही जानवी वो ज्योति को चलने के लिए फोर्स करती है, जिसपे ज्योति उसे सच बताती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ज्योति की बात सुन जानवी हंस दी और बोली, तुम भी क्या बात करती हो ज्योति, कोई बीबी वाला शॉपिंग पे अपने पैसे क्यों खर्च करने लगी, अपने पति से मांगो। जानवी की बात सुन ज्योति मना करते हुए बोली, नहीं दी, इसने मैं पैसे कैसे मांग सकती हूँ, कैसे मांग सकती हूँ, क्या पति है वो तुम्हारा, अगर वो तुम्हें पैसे नहीं देगा तो कौन देगा? पड़ोसी जानवी बोली, नहीं दी, आप जानती हो हम दोनों। इतना बोल के ज्योति अपना सर झुका के चुप हो गई। वही ज्योति को ऐसे बीच में चुप होने पर जानवी समझ गई ज्योति क्या बोलना चाहती है। तुम भी ना ज्योति, मानती हूँ तुम दोनों नॉर्मल कपल की तरह नहीं रहते, बट अंश है तो तुम्हारा पति ही, तो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना उसका काम है। अब ज्यादा मत सोचो और उसे कॉल करके कहो तुम्हें शॉपिंग पे जाना है, जानवी बोली। जानवी की बात सुनके ज्योति न में सर हिलाते हुए मना कर देती है। जानवी काफी देर तक ज्योति को समझाती है, लेकिन ज्योति अंश का कॉल करने के लिए तैयार ही नहीं थी।
आखिर ने जानवी अपने फोन से अंश को कॉल मिलाती है और फोन स्पीकर पर डाल के ज्योति के सामने फोन करती है। वहीं सामने से 2 रिंग में ही अंश फोन उठा के हेलो बोलता है, लेकिन ज्योति वो तो मूर्त की तरह चुप बैठी थी। ज्योति के कुछ न बोलने पर जानवी फोन अपनी तरफ करके बोली, अंश। जी भाभी। दूसरी तरफ से अंश बोला, अंश हम सब आज शिपिंग पे जा रहे थे, मैंने सोचा ज्योति को भी अपने साथ ले जाऊं। जानवी बोली, हाँ तो इसमें मुझसे पूछने वाली कौन सी बात है भाभी, आप उसे अपने साथ ले जा सकती हो। अंश नॉर्मली बोला, ले तो जाओ, लेकिन तुम्हारी बीबी जाने को तैयार ही नहीं है, कब से उसे मना रही हूँ, मान ही नहीं रही। एक बार तुम बोल दोगे तो शायद वो तैयार हो जाए। जानवी ज्योति की तरफ देख बोली। जानवी की बात सुनके अंश कुछ पल चुप रहा, फिर ठीक है बोल के फोन कट कर देता है। फोन कट होते हैं ज्योति का टेबल पर रखा फोन बज उठा। जानवी और ज्योति दोनों ही समझ गई कि अंश का ही कॉल होगा। ज्योति बेचारी शकल बना के जानवी को देखती है, वही जानवी उसे कॉल पिक करने की बोलती है। ज्योति हिम्मत करके कॉल पिक करके धीरे से हेलो बोलती है, जिसपे दूसरी तरफ से अंश बोल, सभी के साथ शॉपिंग पर जाने से माना क्यों कर रही हो। अंश के सीधे सवाल पूछने पर ज्योति एक नजर जानवी की तरफ देखती है, जो बेसब्री से उसे ही देख रही थी। फिर अपना सर झुका के धीरे से बोली, वो बस ऐसे ही मन नहीं है। मन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बाद में मन बदल जाए तो मेरी कबर्ड में रखे मिनी लॉकर से तुम मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाना, उनका पिन एक ही है, 1202 ओक। अंश वापस बोला। अंश समझ रहा था ज्योति के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो शॉपिंग पर नहीं जा रही। वही अंश की बात सुनके ज्योति के दिल में ना जाने क्यों एक खुशी सी उठी। अंश उसके कहे बिना उसकी बात समझ गया। वो अपने होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आके बस हम में जवाब देती है और अंश बाय बोल के फोन रख देता है। फोन कटने के बाद ज्योति के पास बैठी जानवी ज्योति के कंधे से अपना कंधे मार के बोली, हूँ मेरा देवर, तुम्हारे बिना कुछ कहे सब समझ गया, लगता है दोनों में कुछ कुछ होना शुरू हो गया है। ओ। जानवी के ऐसे करने पर ज्योति बस मुस्कुरा दी। वही जानवी अब ज्योति को जल्दी जल्दी तैयार होने को बोलती है और खुद भी तैयार होने अपने कमरे में चली जाती है। करीब 2 घंटे बाद एक बहुत ही शानदार और लग्जूरियस फैशन ब्रांड के मॉल के सामने लगभग 15 गाड़ियां आके रुकी। उन गाड़ियों के रुकने के बाद सभी गाड़ियों के बीच में चल रही गाड़ी से श्रेया, रूही, सौम्या, नेहा, जानवी, ज्योति ये सभी एक साथ बाहर आई। सभी मॉल के सामने आके खड़ी हो गई, फिर एक दूसरे की तरफ देख के अपनी शान के साथ मॉल के अंदर चली गई। आज मॉल को अधीर ने पूरा खाली करवा दिया था, आखिर उसकी बीबी जो वहां शॉपिंग पर गई थी। मॉल को पूरा खाली देख सभी श्रेया की तरफ देखते हैं, जिसपे श्रेया मुंह बना के बोली, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन्हें जब पता चला हम सब शॉपिंग पर जा रहे हैं, उन्होंने पहले ही उसे खाली करवा दिया। यार तेरा पति भी अजीब है, जब तक मॉल्स में भीड़ भाड़ न हो घूमने में मजा कहाँ आता है। इस पूरे मॉल में सिर्फ हम 6 लोग दिख रहे। हाय, नेहा बोली। ये मॉल अधीर का था, इसलिए इसे वो कभी भी बंद कर सकता था और कभी भी खोल सकता था। 11। थोड़ी देर श्रेया को सुनाने के बाद सभी लड़कियां आगे बढ़ी तो उन्हें देखकर मॉल का मैनेजर खुद अटेंड करने आया, लेकिन श्रेया उन्हें मना कर देती है। मैनेजर के जाने बाद सभी लड़कियां अपने अपने हिसाब से अलग अलग सेक्शन में घुस गई। ज्योति उसके लिए ये सब नया था, उसने कभी इतने बड़े मॉल में शॉपिंग कभी नहीं थी, फिर ये तो उनके लिए पूरा मॉल प्राइवेटली बुक था। ज्योति तो जानवी के साथ बस उसके पीछे पीछे घूम रही थी। जानवी ज्योति के लिए भी कपड़े पसंद कर रही थी। थोड़ी देर तक शॉपिंग करने बाद सभी लड़कियां अब पूरे मॉल में मस्ती करती फिर रही थी। सभी मॉल में अतरंगी कपड़े ट्राई करके उसपे खूब हंसने के साथ साथ फोटोज भी खिंच रही थी। ज्योति अब उसे भी सभी के साथ मजा आने लगा था, वो भी सभी के साथ मस्ती कर रही थी। काफी देर तक मॉल में हल्ला मचाने के बाद और शॉपिंग करने बाद सभी लड़कियां बिलिंग पर पहुंची। सभी के बिलिंग के बाद बारी आई ज्योति की। ज्योति ने कुछ शॉपिंग ही नहीं की थी, उसने एक शास्त्री सी ड्रेस खरीदी थी, साथ में एक जेंट्स शर्ट और आहान के लिए 5-6 ज्योति कपड़े। सभी ज्योति की शॉपिंग देखने के बाद एकदम दूसरे की शकल देखकर बोली, अगर हमारे पति इस वक्त साथ में होते
और ज्योति की शॉपिंग देखकर हमें पूरे रास्ते सुनाते। नेहा हंस के बोली। नेहा की बात सुनके सभी हंस दी। वही ज्योति सभी की तरफ मुस्कुरा दी। बिलिंग होने के बाद सब मॉल बाहर निकल आए। तब तक शाम हो चुकी थी। वहां से सभी वापस साथ में गाड़ी में बैठ के एक 5 स्टार होटल में जाके रुके। होटल में आने के बाद सभी अपने टेबल पर बैठ के हंसी मजाक कर रही थी। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर गया। नेहा और रूही जानवी ने आज टेबल पर हर तरह की डिश मंगाई थी, नॉन वेज को छोड़ के। टेबल पर आए खाने को देख सभी के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि टेबल पर रही डिश एक से बढ़ के एक थी। ऑर्डर आने के बाद सभी अपना अपना खाना शुरू करते हैं। सब बातें करते हुए और हंसते हुए डिनर कर रहे थे। डिनर के बाद नेहा ने सभी के लिए ड्रिंक्स मंगाई। ड्रिंक्स आने के बाद श्रेया और ज्योति दोनों मना करती है, लेकिन नेहा वो कहाँ मनाने वाली थी। थोड़ा फोर्स करने पर श्रेया तो मान गई, लेकिन ज्योति नहीं मानी। काफी देर तक ज्योति को मनाने के बाद ज्योति सभी की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहे थे, जिसपे उसने सिर्फ एक ड्रिंक लेने को कहा। ज्योति को भी मानते देख सभी लकड़ियां एक साथ छियास करती है और अपनी पानी ड्रिंक पीती है। ज्योति, जिसने कभी ड्रिंक ही नहीं थी, उसे ड्रिंक का पहला सिप लेते ही अपना मुंह बहुत कड़वा लगा और उसका मुंह बन गया। श्रेया कभी कुछ वैसा ही हाल था, लेकिन नेहा दोनों को फिर भी जबरदस्ती पूरा ग्लास खाली करवा देती है और रिपीट में दोबारा ड्रिंक के ग्लास मंगवाती है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।